हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बी फार्म 6 सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें यूनिट 2 का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन की जो हमारी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। बेसिकली हम जो इसे मेडिसिन में या हम जो फार्मास्यूटिकल एड्स के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली ये होती क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है, एप्लीकेशन से क्यों हम इनको यूज कर रहे हैं, उसके बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो हमारी मेडिसिन या ड्रग्स होती हैं फार्मास्यूटिकल की, उनके प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम इसे यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में, यानी कि जो हमें वैक्सीन के रिकॉम्बिनेशन करने होते हैं, यानी कि बहुत सारे एक वैक्सीन से बहुत सारी वैक्सीन बनानी होती हैं, उसमें हम इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारी डिजीजेस हो जाती हैं, यानी कि जिन्हें हम बीमारियां कहते हैं, रोग कहते हैं, उनके डायग्नोसिस के लिए, उनके क्योर के लिए हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। और लास्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी भी हमारी जेनेटिक इंजीनियर से ही होती है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो अभी हमने पहला इसका एप्लीकेशन देखा, पहला यूज, तो उसमें क्या होता है। बेसिकली जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अगर हमें रिकॉम्बिनेंट ये टेक्नोलॉजी यूज करनी होती है, सबसे ज्यादातर ये यूज की जाती है किस लिए, जो भी हमारे ह्यूमन प्रोटीन रिप्लेसमेंट्स होते हैं या जो हमारे थेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, जिनको हम ह्यूमन डिजीजेस को क्योर करने के लिए या उनके लिए जो वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं, उसको इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। नेक्स्ट जो हमारे ह्यूमन इंसुलिन होता है, जिसे हम हुमुलिन के नाम से भी जानते हैं, ये फर्स्ट थेराप्यूटिक प्रोडक्ट था जिसको हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया था। और इसे एली लिली एंड कंपनी ने 1980 के अंदर पहली बार इंसुलिन को इस बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके बनाया था। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड जनरेशन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम म्यूटीन्स के नाम से भी जानते हैं, इनको भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक हमारी पर्टिकुलर साइट डायरेक्टेड होती है, जैसे कि म्यूटाजेनेसिस होता है या जो प्रोटीन इंजीनियरिंग होती है, उसमें भी हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जिन्हें हम HGH के नाम से भी जानते हैं, इनको भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं किससे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। साथ ही साथ जो भी हमारा ये रिकॉम्बिनेंट होता है किसका, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, उसको भी अप्रूवल मिला था ह्यूमन यूज के लिए 1985 में। और इसको भी जो मार्केटेड किया गया था, प्रोडक्ट का जो नाम था वो था प्रोट्रोपिन नाम से, जिसे जेनेटेक कंपनी ने किया था। और जो ह्यूमन ड्रॉप आया था वो आया था एली एंड लिली कंपनी से, एली लिली एंड कंपनी से। तो ये है हमारा पहला प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर जैसे हमारे आपने नाम सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा टीपीए, यानी कि टिश्यू प्लाज्मोजेनल एक्टिवेटर। ये बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग प्रोटीएज एंजाइम होता है, जो हमारी मदद करता है किसमें, जो ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं उनको डिसॉल्व करने में। तो इट वाज द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय मैमेलियन सेल कल्चर। ये सबसे पहला ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट था जिसको मैमेलियन सेल कल्चर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था। और जब इसका हम रिकॉम्बिनेंट करते हैं किसका, टिश्यू प्लाज्मोजेनल एक्टिवेटर का, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली पेशेंट्स में, किनको, जिनको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका होता है या जिनको स्ट्रोक हो गया होता है, उनके डायग्नोसिस में, उनके क्योर में हम इसे टिश्यू प्लाज्मोजेनल एक्टिवेटर को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब नेक्स्ट आ जाता है जो हमारे इंटरफेरॉन्स होते हैं, जिनको बेसिकली हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट में, किसका ट्रीटमेंट करने के लिए, जो भी हमारी वायरल डिजीजेस होती हैं या जो कैंसर होती है, लार्ज नंबर पे हमें उसको बहुत एक अच्छे पैमाने पर इसको यूज करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है वहां पर। जैसे कि हम यहाँ पर अल्फा इंटरफेरॉन यूज कर सकते हैं, यानी कि IFN-A। इसी तरीके से हमारे बीटा इंटरफेरॉन्स होते हैं, जिनको हम बहुत एक सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियर, जैसे कि उसको हम एक बैक्टीरिया जो होता है हमारा ई कोलाई, इशरिशिया कोलाई सेल्स, उसके अंदर उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये हम प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इसलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की, कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या कहती हैं। बेसिकली इसमें जो हमारी वैक्सीन होती है, ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट ग्रुप है किसका, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। बेसिकली किस चीज के लिए, जो भी हमारी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है या आरडीएनए टेक्नोलॉजी होती है, उसके लिए। नेक्स्ट मैं बात करूं, जो हमारी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे। एक तो हम उनको कह सकते हैं कि ये सब यूनिट होती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का। इसी तरीके से एक हमारी एटेन्युएटेड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आती है और वेक्टर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आती है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, जैसे हमारी रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है,
ये एक सब यूनिट वैक्सीन है जो कि प्रोड्यूस होती है कैसे, जब हम उसमें क्लोनिंग करते हैं किसका, हेपेटाइटिस बी का, किसके सरफेस पे, जो हमारा एंटीजन होता है HBsAg, जिसे हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कहते हैं बेसिकली। इसकी जनरेशन को हम इसमें यूज करते हैं किसमें, ईस्ट सेल के अंदर इसको प्रोड्यूस कराते हैं क्लोनिंग के लिए। साथ ही साथ इसको हमने मार्केट भी किया था, किससे, एक ट्रेड नेम से हमने इसे मार्केट किया था, ट्रेड नेम से मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, जिसका नाम था रिकॉम्बिवैक्स या फिर एंजेरिक्स बी। तो ये हमारी बेसिकली रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी की दो वैक्सीन हैं। जो वैक्सीनिया वायरस हो जाता है बेसिकली, उसमें जो वैक्सीन को हमने यूज किया था, उसको हमने यूज किया था किस चीज के लिए, स्मॉल पॉक्स को खत्म करने के लिए, स्मॉल पॉक्स की रेडिकेशन करने के लिए बेसिकली हमने वैक्सीनिया वायरस की जो बेसिकली वैक्सीन बनाई थी उसको यूज किया था। अब मैं बात करता हूँ डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ डिजीजेस। जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, उनका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और क्योर कैसे कर सकते हैं, मीन्स ठीक। डायग्नोसिस मीन्स जांच करना, कैसे उसका पता लगाएंगे। क्योर मीन्स कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, जड़ से कैसे मिटा सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है बेसिकली, उसने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है, चाहे वो हमारे डिजीजेस के एक डायग्नोसिस के लिए हो, क्योर के लिए हो, जैसे हमारा डीएनए प्रोब होता है, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का पता लगाना, ऐसे ही एंटीनेटल डायग्नोसिस प्रोसेस फॉलो करना। तो उसमें हमारे ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती थी हम फेस करते थे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इन्हें काफी हद तक सॉल्व किया। नेक्स्ट मैं बात करूं, जैसे डीएनए प्रोब्स होते हैं बेसिकली, इनको कहाँ यूज किया जाता है, जो भी पैथोजेंस होते हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज को लेके आते हैं, उसके डायग्नोसिस के लिए हम इस डीएनए प्रोब्स को यूज करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जेनेटिक मटेरियल का, किसका, पैरासाइट्स का, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट, जो ये स्पेसिफिक डीएनए प्रोब्स होते हैं, इनको डिजाइन इस तरीके से किया गया, जो भी एक इन्फेक्शन हो सकता है उनके द्वारा, उसको डायग्नोस कर सके। अब ये इन्फेक्शन किस किस से हो सकता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और ये वायरसेस हो गए। इसी तरीके से मैं आगे चलता हूं, अब मैं बात करता हूं डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ डिजीजेस में ही आगे कंटिन्यूशन करते हैं। जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, उनको भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, बेसिकली किसके, जो भी हमारे एक वैरायटी होती है प्रोटीन्स की या ग्लाइकोप्रोटीन्स की, जैसे ही हमारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक्सेट्रा, इनके अगेंस्ट हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं इस जेनेटिक इंजीनियरिंग से। साथ ही साथ जो भी ये हमारी एंटीबॉडीज होती है, जो बहुत यूजफुल होती है किसमें, जब हमें डायग्नोसिस करना होता है कैंसर का, वायरल डिजीजेस का, एंड इवन प्रेगनेंसी का, और जो हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनका, और ऐसे ही कुछ और हार्मोन्स भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिनके डायग्नोसिस में हमें इन एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। तो वहां पर हमारी ये बहुत हेल्पफुल होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी तरीके से जो हमारी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, जिन्हें आप मैब नाम से भी जानते हैं, इनको हम यूज करते हैं बेसिकली किस चीज के लिए, जो हमारी लोकेशन होती है, या जो हमारा डिग्री ऑफ डैमेज होता है हार्ट का, तो उसके डिटेक्शन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमारे हार्ट की, कितना पार्ट डैमेज हुआ है हार्ट का, उसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे, उसके अंदर हम यूज करते हैं रेडियो लेबल्ड एंटीमायोसिन मैब, यानी कि रेडियो लेबल्ड एंटीमायोसिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसमें मदद करती हैं। तो इस तरीके से ये होता है बहुत। नेक्स्ट आगे चले, जो भी हमारे मैप्स यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, इनको हम यूज करते हैं बेसिकली जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, या जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, या जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जाती हैं, एंड इवन जो हमारा ट्रांसप्लांटेशन होता है बोन मैरो से, उसके ट्रीटमेंट में ये बहुत ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। कौन, जो हमारी ये मैप्स यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है। तो इस तरीके से जो हमारी एक ये तो इस तरीके से जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये बहुत हेल्पफुल होती है हमारे बेसिकली डिजीजेस में, या जो उनका हमें क्योर करना होता है, डायग्नोसिस करना होता है उसके टाइम पर। साथ ही साथ ये बेसिकली एक और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बहुत यूजफुल होती है, जो भी एक हमारी अप्रोप्रिएट डिलीवरी होती है ड्रग्स की, या जो आइसोटॉप्स होते हैं हमारे टारगेटेड टिश्यूज पे, तो वहां पर भी हम इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी में किस तरीके से हमारी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्पफुल है। सबसे पहला, जो जीन थेरेपी, अगर हम जीन्स को इंसर्ट करते हैं, जीन्स को डालते हैं किसमें, जो भी हमारी सेल्स हैं जिनको हमें ट्रीट करना है बीमारी से बचने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, जो भी हमारे न्यूली इंट्रोड्यूस जीन्स होते हैं, जो हम उसके अंदर न्यू जीन्स डालते हैं, वो एनकोड करते हैं क्या, प्रोटीन्स के साथ। साथ ही साथ जो भी डेफिशिएंसीज वहां पर हो गई होती हैं उस जेनेटिक डिजीज से, उनको करेक्ट करते हैं, उनको ठीक करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे सोमेटिक
या मैं ये कह सकता हूँ कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल जीन थेरेपी होती है, इसके अंदर हम इसको इन्वॉल्व करते हैं, इसको लाते हैं, जिसमें होता क्या है, जो भी एक हमारा इंसर्शन होता है, किसका, जो भी एक फंक्शनल जीन होती है वो उस पर्टिकुलर टारगेट सोमेटिक सेल पर चली जाए, जिसकी वजह से जो भी वो एक जेनेटिक डिजीज थी वो परमानेंटली क्योर हो सके, परमानेंटली ठीक हो सके, उसके लिए हम इसको जीन थेरेपी को यूज करते हैं, जिसमें बेसिकली इन्वॉल्व होती है कौन, जेनेटिक इंजीनियरिंग। साथ ही साथ जो भी हमारे जर्म्स होते हैं उस रिप्रोडक्टिव जीन थेरेपी के, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है उनका, तो उसका जो इंट्रोडक्शन होता है डीएनए से उसकी जर्म सेल्स के अंदर, तो वहां पर एक सक्सेसिव जनरेशन वहां पर पास हो सके, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के टाइम पर। ये था हमारा पूरा एप्लीकेशंस, क्या होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, क्यों इनको हम इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इनके फायदे हैं, उनके बारे में हमने जाना। ठीक है, 4 तरीके की एप्लीकेशंस होती हैं, उनके बारे में हमने इस लेक्चर में बखूबी पढ़ा। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के